नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पर जाने से पहले अगर कोई केवंझर डिस्ट्रिक्ट से है और स्पेशली उदयपुर विलेज से है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, या फिर आप सीधे तौर पर मुझे फेसबुक में या इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की पहली अपडेट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 75I को लेके, अब इसको लेके इतने खबर सामने आ रहे हैं कि मैं बताते बताते थक गया हूँ। लेकिन आज तक ये टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है। कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, ऐसे करके नखरीन टेंडर में चलते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इस टेंडर की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिस्पॉन्ड करने की टाइमलाइन को दिसंबर तक पोस्टपोन किया गया था और टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा इजी कर दिया गया था, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंटेंडर फिट नहीं हो रहे थे और जो भी फिट हो रहे थे उसमें से कुछ इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। फाइनली अभी इस टेंडर में साउथ कोरिया और स्पेन ही बचे हुए थे और इन दोनों की सबमरीन ही नेवी की रिक्वायरमेंट थोड़े बहुत फिट हो रहे थे। लेकिन इसके अलावा रशिया, स्वीडन, फ्रांस की तरफ से इस टेंडर से बाहर जाने का फैसला किया गया था। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट न करने का फैसला किया गया था। वैसे पहले से ही जर्मनी की तरफ से कह दिया गया था कि इस टेंडर से बाहर होने का जो फैसला किया गया था वो इस वजह से किया गया था, वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर सकते थे और ये एक मेजर कारण था जिस वजह से वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जब इस टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा बहुत इजी किया जा रहा है तो लगता है कि जर्मनी यहाँ पे दोबारा इस टेंडर में वापसी करने वाला है। और अगर इसमें जर्मनी वापसी करता है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि भारत की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमको सबमरीन के साथ साथ प्रूवन एआईपी सिस्टम की जरूरत है और इसमें जर्मनी सबसे पुराना खिलाड़ी है। साउथ कोरिया की बात करें, स्पेन की बात करें तो इन दोनों के सबमरीन रिलेटिवली नए सबमरीन है, जिनमें से अगर साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो इन्होंने जर्मनी की सबमरीन को बेस करके अपनी सबमरीन को डेवलप किया था और दोनों के सबमरीन में जो एआईपी सिस्टम मौजूद है ये जर्मनी के मुकाबले काफी नए सिस्टम है, जिनको ज्यादा दिनों तक अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। इसमें से स्पेन की बात करें तो स्पेन के पास अभी एआईपी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इसको अभी वो 2026 के बाद ही टेस्ट कर पाएंगे और इसको स्पेन की तरफ से 2026 के बाद जब अपनी S80 प्लस क्लास की तीसरी वेसल यानी कि S83 में इंटीग्रेट किया जाएगा तो उसके बाद इसको इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले S80 प्लस क्लास के जो दो सबमरीन बनाया जा रहा है उसमें एआईपी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास पहले एआईपी सिस्टम मौजूद होने वाला है जो कि पहले से डेवलप हो चुकी है और इनको आगे चल के 2023 के बाद या 2023 से 24 के बीच हमारे पहली कलवरी क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट करना शुरू किया जाने वाला। तो उस हिसाब से स्पेन के मुकाबले हमारे पास पहले ही प्रूवन एआईपी सिस्टम मौजूद होने वाला है और ये एक संकेत हो सकता है जहां पर भारत को इंपोर्टेड सबमरीन के बदले खुद की एआईपी सबमरीन को डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। अगला अपडेट प्रोजेक्ट वेदा को लेके। इनिशियली इसे हम लोग मिसाइल समझ रहे थे क्योंकि डीआरडीओ की चीफ के ऑफिस में इसको देखा गया था और बगल में अग्नि सीरीज की मिसाइल की मॉडल को रखा गया था, तो हमें लगा था कि ये भी कोई साथ मिसाइल होने वाला है जिसको डीआरडीओ की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है या फिर कोई फ्यूचर मिसाइल सिस्टम है जिसको डीआरडीओ भी डेवलप कर रही है। लेकिन बाद में डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि ये कोई मिसाइल नहीं था बल्कि एक लॉन्च व्हीकल है जिसको सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको मिसाइल समझने का एक और कारण ये भी था कि इसको बनाने के लिए जो बूस्टर सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी इनिशियल बूस्टर सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हमारी K4 सीरीज की मिसाइल की बूस्टर से डिराइव किया गया था। तो ये काफी हद तक K4 सीरीज की मिसाइल की तरह दिख रहा था। अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी वेदा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली यूनिट की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू किया जा रहा है और ये हमारा पहला डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला है, जिसे अभी डीआरडीओ की तरफ से मिलिट्री सैटेलाइट्स को कम समय के अंदर ही लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर अभी तक हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अब हालांकि ये भी हमारी स्पेस एजेंसी है, लेकिन दिक्कत ये होता है जब हमको कोई डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो हमें इसको लॉन्च करने के लिए वेट करना पड़ता है कि कब इसरो अपनी नेक्स्ट मिशन को लॉन्च करने वाला है। क्योंकि अगर हम PSLV की भी बात करेंगे तो इसको लॉन्च करने से पहले जब तक हम इसमें लॉन्च होने वाले सभी सैटेलाइट के ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करते तब तक हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे और इससे लॉन्च करने से इसरो को नुकसान होने वाला है। मतलब अगर आप किसी बस में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, पैसेंजर के तौर पर जा रहे हैं, तो अगर इसमें सिर्फ एक ही पैसेंजर बस में चढ़ेगा और उसको दिल्ली से लखनऊ तक जाना पड़ेगा तो ऐसे में जो पैसेंजर है वो तो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, लेकिन बस की जो ओनर है उसको नुकसान होने वाला है क्योंकि इसमें तेल की खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक वैसा ही सिस्टम यहाँ पे इसरो की लॉन्च व्हीकल के साथ ही होने वाला है, क्योंकि अगर लॉन्च व्हीकल खाली रहेगा तो इसरो को जो कॉस्ट है वो महंगा पड़ जाएगा
या लॉन्चिंग कॉस्ट है जो महंगा पड़ जाएगा और उससे प्रॉफिट कम आएगा। जबकि अगर इसमें पूरे के पूरे सैटेलाइट भरे हुए होंगे और बहुत सारा ऑर्डर हमारे पास होगा तो हमें इसके अंदर कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसको लॉन्च करने में जितना खर्चा हम लोग करेंगे उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। अभी प्रोजेक्ट वेदर की बात करें तो ये एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह काम करने वाला है। इसकी पहली फेज की जो बूस्टर है उसमें अभी K4 मिसाइल का बूस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो सेकंड स्टेज का बूस्टर होने वाला है ये एक सेपरेट बूस्टर सेक्शन है जिसको अभी डेवलप किया जा रहा है और अभी DRDO के मुताबिक आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही इसकी सेकंड स्टेज की बूस्टर को भी रेडी कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है इसको चांदीपुर से लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए हमको शायद एक सेपरेट लॉन्चिंग फैसिलिटी को चांदीपुर में बनाया जा सकता है, या फिर हो सके तो इसको इसरो की फैसिलिटी से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि जब भी हम कोई मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहेंगे हम सीधे तौर पर इसरो की कोई लॉन्च व्हीकल की मदद लिए बिना ही हमारी खुद की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि वेदा की मदद से इसको लॉन्च कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडिजिनस अम्युनिशन को लेकर, और मुझे इस अपडेट के ऊपर थोड़ा सा डाउट है और डाउट किस वजह से वो भी आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो अभी रिसेंटली PTI की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें बताया गया था कि अभी इंडियन नेवी को इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड 30 mm की एमुनेशन को सप्लाई किया जा रहा है और इन एमुनेशन को अभी इंडियन नेवी की क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि AK-630 सिस्टम और कोई भी 30 mm कैलिबर की गन में इस्तेमाल किया जाने वाला। अब इसकी खास बात ये बताया जा रहा है कि इन एमुनेशन को पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है, जो कि एक हाई एक्सप्लोसिव कैटेगरी का एमुनेशन होने वाला है और इनको अभी नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसको अभी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बताया जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से 30 mm स्टैंडर्ड की एमुनेशंस को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसको नेवी को डिलीवर किया जा रहा है और नेवी की तरफ से ऑर्डर प्लेस करने के बस 12 महीने के अंदर ही ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया गया। अब मुझे इस बात को लेकर डाउट है कि ये पहली बार नहीं है जहां पर हम लोग 30 mm कैलिबर के एमुनेशन को भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के विजिट पर गया था तब भी मुझे पता चला था कि इन 30 mm के एमुनेशन को काफी पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से लोकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इनको अभी सालों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको लेके मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स के साथ कॉल भी करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो बिजी थे और अभी वीडियो अपलोड करने का टाइम भी होने वाला है, तो अगर वो बाद में कॉल करके मुझसे बात करते हैं तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा कि अभी जो डाउट मुझे हो रहा है ये सही या फिर गलत होने वाला है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार है जहां पर किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इंडिजिनसली 30 mm की एमुनेशन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वरना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो कब का इनको मैन्युफैक्चर कर रहे जिनको AK-630 जैसे कई और 30 mm की प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत की तरफ से भरपूर कोशिश किया जा रहा है। अभी तक मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों को तेजस को ऑफर करने की बात कई बार सामने आ चुका है, लेकिन अर्जेंटीना को तेजस को एक्सपोर्ट करने के पीछे कुछ मेजर इशू भी सामने आए थे जो कि तेजस में इस्तेमाल हो रहे UK बेस्ड सिस्टम को बताया जा रहा था। अभी के लिए मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में तेजस की जीतने की चांसेस काफी ज्यादा बताया जा रहा है और समोसा यहाँ पर हरी चटनी को चाटना शुरू कर चुका है। इसके बाद अर्जेंटीना एक और अपॉर्चुनिटी होने वाली जहां पर समोसा और हरी चटनी आमने सामने होने वाले। अब इन दोनों में UK मेड कंपोनेंट मौजूद है और दोनों देशों की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अर्जेंटीना को अगर समोसा या हरी चटनी को ऑफर करने वाला है तो उसमें किसी भी UK मेड मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तक ये बताया जा रहा था कि अर्जेंटीना भारत की ऑफर में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थोड़े अलग है, पर अभी पहली बार भारत की तरफ से क्लैरिफाई किया गया कि अर्जेंटीना की तरफ से भी तेजस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया गया, यानी कि उनको समोसा यहाँ पे पसंद आ रहा है। वैसे समोसा एक ऐसी चीज है जो कि सबको पसंद आता है। अभी रिसेंटली बात बताया गया था कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी बहुत ही जल्द अर्जेंटीना की विजिट पर जाने वाले और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और अर्जेंटीना के बीच डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर डिस्कशन होने वाली है। इसके अलावा इसमें दोनों देशों की आर्म फोर्सेस के बीच अभी बेहतर इंटरेक्शन को बनाने की बात की गई है और आगे चल के कुछ म्यूचुअल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।